आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, जो कि मेरे द्वारा जो पेपर बनाया गया था कॉलेज में उसके अकॉर्डिंग है, जो कि आपके चाहे आपका यूपीसीएल हो, चाहे आपका सीबीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके काम आएगा। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था बच्चों से कि जो ईवी होती है किसकी यूनिट है। तो ईवी जो होता है ये बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का यूनिट है। ये क्या है, ईवी जो है ये किसकी यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट है। ये क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बताता है। अब देखिए क्या होता है कि सेमीकंडक्टर दो होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। वैलेंसी मतलब कि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनका जो रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इनका जो रेजिस्टेंस थर्मल कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, आपका हो गया लकड़ी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब आपके क्या है, इंसुलेटर के उदाहरण हैं। अब बच्चों, मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड मेरा क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्षैतिज हानियों को कम करने के लिए, क्षैतिज हानियों को कम करने के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे बनते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं कोर बनाने में, क्यों करते हैं, क्षैतिज हानियों को कम करने के लिए। लैमिनेट क्यों करते हैं, लैमिनेट करते हैं एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और इनकी जो कोर की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो ये होती है 0.35 mm से 0.50 mm होती है। और बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है, या कह सकते हैं 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा बच्चों कि सबसे अच्छा चालक कौन है। तो सबसे अच्छा चालक बेटा आपका क्या होता है, चांदी होता है। चांदी के बाद आपका आता है कॉपर आता है, कॉपर के बाद आपका आता है सोना आता है, सोने के बाद आपका एल्यूमीनियम आता है, उसके बाद आपका आता है लोहा। चांदी की जो चालकता होती है बच्चों वो 96% होती है, कॉपर की 90% होती है, सोने की 99% होती है, एल्यूमीनियम की 60% होती है, और इसकी क्या होती है 40 से 50% के बीच में होती है।
कॉपर से हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग्स मोटरों की करते हैं। एक्चुअली क्या बच्चों की चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर कॉपर का यूज करते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम आसानी से बाइंडिंग्स में यूज कर सकते हैं, तो आपकी क्या हो गई, कॉपर हो गई। अब अगला क्वेश्चन पूछा था कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ आपके क्या होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ आपका लोहा होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का BH कर्व जो होता है सीधी रेखा होता है, तो वायु का BH कर्व क्या होता है बच्चों, सीधा होता है। कॉल आ रही, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, आयरन, निकिल और कोबाल्ट डैश डैश धातुएं हैं, तो आयरन हो गया आपका, निकिल हो गया और कोबाल्ट, ये क्या आपकी लौह धातु है, क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसका आंसर क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, अब पूछा है कि रिलेक्टेंस की यूनिट क्या है, ठीक है, रिलेक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठम बोलते हैं या प्रत्यास, ठीक, इंग्लिश में रिलेक्टेंस बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं प्रत्यास या प्रतिष्ठम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, S से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे S से, तो S इक्वल टू क्या हो गया, देखिए फाई S इक्वल टू Ni होता है, तो S इक्वल टू क्या होगा, Ni बाई 5, Ni बाई 5, यहां से हम लोग यूनिट निकालेंगे, तो इसकी क्या होगी, N की मतलब टर्न्स होंगे, ठीक, और I की एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर टर्न पर वेबर। अब इसी का उल्टा आपका परमेंस होता है, परमेंस, तो परमेंस क्या होता है, वन अपॉन रिलेक्टेंस होता है, तो रिलेक्टेंस की यूनिट क्या है आपकी, 1 अपॉन एम्पियर टर्न पर वेबर है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, वेबर पर एम्पियर टर्न। अब इससे रिलेटेड कई यूनिट पूछी जाती है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपसे पूछा जाएगा फ्लक्स की यूनिट बताइए, फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी वेबर होती है, ठीक, फ्लक्स डेंसिटी की आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी होती है टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला, और क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर दोनों में से आपको कहा जाए तो आप लिखेंगे, अच्छा, और अगर आपका पूछा जाए एमएमएफ की यूनिट, तो ये क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है, एम्पियर टर्म होती है, ठीक है। और कौन सी यूनिट बची, इतनी यूनिट्स इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली तथा मध्य उंगली को 3 दिशाओं में विस्तारित किया जाता है, जो एक दूसरे के लंबवत होती है और कंडक्ट होती है। ये पूछा है कि कौन सा नियम है, तो बाएं हाथ की बात कर रहा है तो बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम होगा,
ठीक। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि सैद्धांतिक हानियों किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो मैं दोनों को बता देता हूं आपको। जो आपकी सैद्धांतिक हानि होती है, सैद्धांतिक हानि, इसका फॉर्मूला होता है WH = KH Dmax की पावर 1.6 FV। इसमें यही आंसर बिल्कुल सही है, जिसने लिखा होगा वो सही है। अगर हम एडी करंट लॉस की बात करें, एडी करंट लॉस, तो इसका फॉर्मूला होता है WE = KE Dmax स्क्वायर F² T²V। अगर आपसे पूछा जाए कॉपर लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस भी होती है, तो कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है I²R। ये आपकी क्या कहलाती है, आपकी आयरन लॉसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? आयरन लॉसेस कहते हैं और कोर लॉसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर लॉसेस। ये ट्रांसफार्मर की कोर में होती है। ये क्या होती है? ये भी क्वेश्चन एक और पूछता है, ये कौन सी लॉसेस होती है? ये होती है फिक्स्ड लॉसेस। कौन सी होती है? फिक्स्ड लॉसेस। क्या होती है? फिक्स्ड लॉसेस। इन पे लोड से मतलब नहीं है, इनको लोड से मतलब नहीं है। और जो आपकी कॉपर लॉसेस होती हैं, ये आपकी क्या होती है? वाइंडिंग्स में होती है। क्या होती है? वाइंडिंग्स में होती है। और ये क्या होती है? वेरिएबल लॉसेस होती है। क्या होती है? वेरिएबल लॉसेस होती है। कॉल आ रही। वेरिएबल लॉसेस मतलब ये चेंज होती रहती है। इसके अकॉर्डिंग टू लोड के अकॉर्डिंग ये लॉसेस चेंज होती रहती है। जो फिर अगला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो देखिए मैंने बताया चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है। देखिए एक यूनिट और होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वेबर बराबर 10 की पावर क्या होता है? 6.25। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट और होती है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो 1 वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो अगर हम एक मैक्सवेल की यूनिट निकालें, ये हो जाएगा 10 की पावर -8 वेबर। तो क्या पता चला आपको कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट एक और होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल। इसकी यूनिट एक और होती है, इसकी गिलबर्ट बोलते हैं। एमएमएफ की यूनिट क्या होती है? गिलबर्ट। विकास मैंने पूछा था, तुम लोग बता नहीं पाए थे गिलबर्ट किसकी यूनिट है। तो एमएमएफ की यूनिट एक और होती है, जिसको बोलते हैं गिलबर्ट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप कार्यरत होता है। मतलब अनुरूप मतलब अब वैसे ही सेम जैसा जो काम आपका क्या करेगा? प्रतिरोध करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, वैसा काम वो करता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, छोटा सा लिख देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी तुलना करके लिख देता हूँ, सबको आप सब क्लियर हो जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया। और ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? फ्लक्स होता है और यहाँ पे क्या होता है? करंट होती है। क्या होती है? करंट होती है। मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। यही आपका आंसर है। रेजिस्टेंस के सेम जैसा क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। और रिलक्टेंस की यूनिट मैंने आपको यहाँ बता दी। देखिए ये रिलक्टेंस की यूनिट वेबर पर एम्पीयर पर वेबर। और रिलक्टेंस के सेम जैसा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, एमएमएफ होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये सब भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, परमेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो होती है। और परमेज भी मैंने आपको बताई है ऊपर, देखिए ये परमेज की वेबर पर एम्पीयर टन। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें मैग्नेट का काम नहीं होता है, तो आपका इसमें कांच हो जाएगा। अब पूछा है विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक ये आपको बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट थी साइमन पर मीटर और महो पर मीटर। एक साथ नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का पावर फैक्टर होता है। देखिए 3 सर्किट्स होते हैं, 3 कंडीशंस होती हैं। प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। देखिए प्योर रेजिस्टिव मतलब, अगर प्योर रेजिस्टिव में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, यूनिटी होता है, ठीक। और प्योर इंडक्टिव में पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्या होता है, लैगिंग होता है। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। अब देखिए पावर फैक्टर में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू होता है cos phi इज इक्वल टू r by z। और पावर फैक्टर होता है क्या, the cosine angle between voltage and current is known as पावर फैक्टर। इसको हम लोग cos phi से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव के लिए रूपक गुणांक पावर फैक्टर है। तो देखिए पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर इसको हम लोग kf से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू कहिए या मीन वैल्यू कहिए, एक ही बात है। और इसकी रिलेशन एक और होती है आरएमएस वैल्यू तो 0.707 वोल्टेज की बात हो रहा है, तो हो जाएगा V max हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.637 V max। तो इसको सॉल्व करते हैं तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आती है, 1.11 आती है। अगर आपसे पूछा जाए पीक फैक्टर तो ये होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू।
तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन आ रहा है। तो देखिए अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें, डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल तो आपका होता नहीं है। और डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज करते हैं बच्चों? मोटरों में। कहाँ पे यूज करते हैं? मोटरों में। तो डेल्टा कनेक्शन में जो आपकी लाइन करंट होती है वो क्या होती है? √3 टाइम ऑफ आईपी होती है, आईपीएच। और इसमें क्या होगा? VL VP के बराबर होगा। और अगर हम पावर की बात करें तो पावर इज इक्वल टू होगा √3 VL IL cos phi। अगर हम फेज के फॉर्म में बात करें, ये तो लोड करंट, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के फॉर्म में है। अगर इसको फेज के फॉर्म में बात करें तो हो जाएगा P इज इक्वल टू 3 VP H IPH into cos phi। अब इसी तरह अगर हम स्टार की देखना चाहें, स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा? स्टार कनेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा। स्टार कनेक्शन इसमें क्या हो जाएगा? VL की वैल्यू √3 टाइम VPH की हो जाएगी, ठीक है। और IL IPH के बराबर होगा और पावर आपकी सेम रहेगी, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि स्टार बाधित संतुलित 3 फेज परिपथ की लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज ये आपको दिया है, तो क्या होगा? √3 टाइम्स ऑफ VPH। अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो ये ड्रॉप 440 होता है वोल्ट। अगर फेज की बात करें तो 220 होता है, याद रखिएगा। अब पूछा है कि डोमेस्टिक एसी सप्लाई में आरएमएस का मान कितना होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में आरएमएस का मान क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ये है कि 0.70 IMAX होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन उपलब्ध नहीं होता, ठीक। तो मैंने आपको बताया डेल्टा में आपका न्यूट्रल नहीं होता, तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका डेल्टा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 2 वाटमीटर बिल्कुल अच्छी विधि है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज सप्लाई वाले में प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के बीच एंगल क्या होता है? तो कितना होता है? 180 डिग्री हो, 120 डिग्री क्या होता है? कितना होता है? 120 डिग्री का अंतर होता है। जो आपकी 3 वाइंडिंग्स होती है, 3 फेज होते हैं R Y P, तो पर फेज के बीच में कितना एंगल होता है? 120, ठीक। अब पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, ये क्या होता है? स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी होती है 50 से 60% एफिशिएंसी होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखिएगा। अब भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? तो वो आरएमएस वैल्यू में होता है। जो आपकी वैल्यू आ रही है, जो सप्लाई आ रही है आपकी सप्लाई घरों में, वो क्या है? आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है हेक्सा प्लेट होती है, हेक्सा प्लेट।
पूछा किसकी बनी होती है, तो हमेशा याद रखिएगा अधिकतर जो टूल्स हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, अधिकतर जो है हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के ये हेक्सा प्लेट बनी होती है। अब पूछा है अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर में स्थिर हानियां होती हैं, तो ट्रांसफार्मर में स्थिर हानियां होती हैं, ट्रांसफार्मर में जो स्विच लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, आयरन लॉसेस होते हैं। कि क्या होते हैं, कोर, इनको कोर लॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक, कोर किसकी बनी होती है, मैंने आपको बता दिया था, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। और सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं, सेक्शन हानि को कम करने के लिए। लैमिनेट क्यों करते हैं, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इनकी थिकनेस क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब लॉ हानियां दो होती है, एक होती है आपकी एडी करंट लॉस और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस लॉस। अब अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज रिले आमतौर पर संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपकी ग्लूकोज रिले होती है, ग्लूकोज रिले ये गैस प्रचालित रिले है, गैस प्रचालित रिले है। ये क्या करती है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को सेंस करती है, ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को सेंस करती है। और ये कहाँ होती है, ट्रांसफार्मर में यूज होती है, ट्रांसफार्मर में यूज होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है। ये भी मैं बता रहा हूँ, मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है, कंजर्वेटर टैंक के बीच में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का परीक्षण से प्राप्त होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट होता है। इसे क्या हम लोग निकालते हैं बेटा, आयरन लॉस निकालते हैं, आयरन लॉसेस। और जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें क्या होता है, कॉपर लॉस निकालते हैं। ठीक, अब पूछा है कि रेतियां बनी होती हैं, तो रेतियां किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। रेतियां किसकी बनी होती है, रेतियां हाई कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ठोस मोल का मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है। तो जो सॉलिड एंगल होता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। जो आपकी लक्ष्य होती है ये इल्यूमिनेशन की होती है। ठीक है, और यहाँ इसकी होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है, तो लक्स होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या कार्य है।
तो ऑयल जो होता है वो इंसुलेशन और कूलिंग का काम करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें तो उसमें दो यूज होते हैं, एक होता है आपका सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल। ठीक, अच्छा ये क्या करता है, इंसुलेशन और कूलिंग। अब इसकी क्या होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी थी, हाई होनी चाहिए। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 33 kV होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक क्या होता है, धारा बढ़ेगी, वोल्टा कम होगी, वोल्टा बढ़ती है, आवृत्ति कम होती है। देखिए स्टेप अप की बात हो रही है तो स्टेप अप में क्या होगा, आपका वोल्टेज बढ़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें क्या होता है, N2 की वैल्यू बड़ी होती है N1 से। ठीक है, सेकेंडरी टर्न जो होंगे वो प्राइमरी टर्न से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जो आपका स्टेप डाउन होता है उसमें क्या होता है, N1 की वैल्यू N2 से बड़ी होगी, मतलब N1 के टर्न्स क्या होंगे, सेकेंडरी टर्न से ज्यादा होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ओम का वक्र होता है। ओम के नियम से कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपीपीसीएल हो, डीआरडीओ हो, यूपीआरबीएल हो या आपका सीबीटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम चाहे रेलवे हो, आपको ओम के नियम से क्वेश्चन आता ही है। तो ओम के नियम को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओम का नियम क्या है, देखिए ओम का नियम क्या है, V by I is equal to R या V is equal to IR या I is equal to GB, ये भी आपका ओम्स के नियम है। ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, करंट है, कंडक्टेंस है और वोल्टेज है। ओम का नियम इस पे लागू होता है पैसिव कंपोनेंट्स पे, इस पे पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव में क्या आ गया आपका, रेजिस्टर आ गया, इंडक्टर आ गया और आपका कैपेसिटर आ गया। ये सब आपके क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो आपका एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जितने आपके सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ईडीसी, ये सब जो है आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्स लॉ का जो वक्र होता है वो कैसा होता है, तो रेखीय होता है। ये आपका रेखीय होता है, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपकी करंट हो गई, V by I equal to R, ये आपका रेखीय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हैलोजन या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डैश डैश बुझाने के लिए करते हैं। तो जो आपका हैलोजन टाइप और सीटीसी टाइप होता है, ये आपका बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। हैलोजन टाइप, हैलोजन सीटीसी, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सीटीसी का मतलब क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अगला क्वेश्चन है बेटा कि डैश डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। तो जो आपकी त्वचा है 50 एम्पियर के आप ऊपर जाएंगे, 50 एम्पियर के ऊपर जब जाएंगे, मिली एम्पियर के ऊपर जाएंगे, तो आप इसकी क्या होगी, जल सकती है। ठीक है, देखिए 15 मिली एम्पियर तक झटका सह सकती है। जो आपकी स्किन है 15 मिली एम्पियर तक झटका सह सकती है, झटका। और जब आप 50 मिली एम्पियर के ऊपर
क्या हो जाएगा त्वचा जल जाएगी। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का जो मॉडल पेपर मैंने बताया है पूरा सॉल्व कराया है, और जो क्वेश्चंस के अलावा भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स बन सकते थे उनके भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिए और हो सके तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।